फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MR कोचिंग सेंटर पे। अभी कल रात को ही हमने आपको एक सूचना दी थी कि शासन से अनुमति मिल गई है। आपकी जो 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली थी वह अपनी गति पकड़ चुकी है। वह बहुत जल्दी आपके सामने होनी चाहिए। एक सप्ताह का समय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा लिया गया है। वो सारी बातों से आप अवगत हो चुके होंगे। अब अपनी तैयारी को आपको दिशा प्रदान करनी है। दोस्तों, यह जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा है और आपके सुनहरे भविष्य के लिए यह जो पोस्ट आ रही है वह बहुत भारी मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है। अब आपको पूरी तरह से सजगता के साथ इस तैयारी में अपने आप को फोकस कर देना होगा। एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे, आप जिस लेवल पे हैं, जिस जगह पे अभी आप खड़े हैं, जहाँ पे आप डिजर्व कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आपको टीच नहीं कर सकता। आप स्वयं एलिजिबल हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, आप डिजर्व करते हैं पूरी तरह से। नो वन कैन टीच यू। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, अपने आप को बिल्ट अप करना होगा, अपने आप को फोकस करना होगा और आपको जो गाइड कर रहा है उसकी एलिजिबिलिटी को भी आप देखें। उसके जो द्वारा जो प्रदान किए गए मटेरियल्स हैं उसको आप देखें। अब आप क्लरिकल लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप मैच्योर्ड हैं, इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम यहाँ फोकस करेंगे कि आप अपनी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ फोकस जो है उसको बनाए रखें, अपनी तैयारियों को दिशा प्रदान करें। अभी हमारी आपसे बात चल रही थी जो कंपलसरी पेपर है, उस संदर्भ में हमने आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में जो प्रथम चरण में परीक्षा संपन्न हुई थी 15 दिसंबर 2018 को, उससे संबंधित 15 प्रश्न आपको प्रदान किए थे और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। दोस्तों, इसमें जो शुरुआत होती है 16 नंबर प्रश्न से, या अभी जो सेकेंड फेज के पहले प्रश्न से, जो अभी इसका सेकेंड पार्ट है पहले चरण का, कि मई 2018 में भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत की जो जनसंख्या की जो गणना की जाती है इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंगली वह हर एक 10 वर्षों में की जाती है। तो हमारे यहाँ जो आंकड़े उपलब्ध हैं जो इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंगली वह 2011 के हैं, जिसमें हम 1 अरब 21 करोड़ की बात जानते हैं। जो कि अब हमने जो नए आंकड़े मिलेंगे वह 2021 अप्रैल में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है वह 2018 और संयुक्त राष्ट्र संघ के संभाग के अनुसार पूछ रहा है। दोस्तों, यह प्रश्न बड़ा ही कंट्राडिक्टरी है। इसमें जो कैलकुलेशन होता है वह सदैव जो है डायनेमिक होता है। यहाँ पर जो आंकड़ों के हिसाब से जो आंसर होगा वह होगा 135.4 करोड़। लेकिन इसको अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की दिक्कत आती है, तो आप एक बात जान लें कि आपको भारत की जो पॉपुलेशन है प्रत्येक वर्ष करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख बढ़ जाती है। जो हम कहा जाता है कि हम एक ऑस्ट्रेलिया हर एक साल पैदा कर देते हैं, तो उसके हिसाब से आप रफली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा सेकंड, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें एक चीज़ और फैक्ट है कि भारत में जो पॉपुलेशन सेंसस की शुरुआत हुई थी वह लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में हुई थी। इसके बाद कंटिन्यूसली जो सिस्टमेटिक वे में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में स्टार्ट करी गई थी। भारत की जनसंख्या के शुरुआत से एक बार मात्र भारत की जनसंख्या की घटी है एक बार, जो 1921 में, जिसको कि जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2017। जब यह प्रश्न आया था तो उस समय जो ऑप्शन था वह था द साइलेंस ब्रेकर्स। इसमें जो है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के यह इस ग्रुप को उस समय टाइम मैगजीन ने अपना ईयर ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। उसमें भारत में भी एक अभियान चला था मी टू, और इसको भी उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। यह टाइम मैगजीन जो है अमेरिका द्वारा पब्लिश्ड होती है, और इस तरह से 2019 की जो टाइम मैगजीन द्वारा जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडन की 16 वर्ष बालिका है, उसको जो है अभी
टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया 2019 में, लेकिन इस समय जो प्रश्न उस समय जो था उसके अनुसार द साइलेंस ब्रेकर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि मार्च 2018 के अनुसार अभिलाषी जनपद यानी कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है इसमें। तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं सब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें दिया है कि सर्वाधिक पिछड़ा हुआ कौन है, तो जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार जो है जो फर्स्ट पोजीशन है वह मेवात का है, जबकि श्रावस्ती जो इसमें दिया हुआ है वह 101 डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें श्रावस्ती 5वें पोजीशन में है। और जबकि जो तीसरा दिया हुआ है जो सुकमा जो छत्तीसगढ़ का है उसको 10वां स्थान प्राप्त था, जबकि यहाँ नमसाल दिया है, नमसाल नहीं है, नामसाई है जो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि 9वां स्थान प्राप्त था। दोस्तों यह बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत की 101 डिस्ट्रिक्ट के जो आकलन किए गए थे उसमें से 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के उसमें शामिल हैं, जिसमें कि आपका श्रावस्ती जो है 5वें स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का तकनीक का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो इसके जनक जो हैं लालजी सिंह एक रिनाउंड विद्वानों में से जाने जाते हैं, वैज्ञानिकों में से जाने जाते हैं, जिन्होंने हैदराबाद में सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फाउंडर भी रहे हैं, ABHU के वाइस चांसलर भी रहे हैं। यद्यपि इनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से 1970 में, सॉरी दोस्तों 1990 में, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है। तो यह जो है ABHU के वाइस चांसलर भी रहे हैं। इन्हीं को हम जो है डीएनए के फादर के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। तो हम बता दें कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर पाएंगे कि विविधीकरण का जो स्तर है वह जो है इसका सही जवाब है, जो यही शिक्षण का स्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है। मानव विकास सूचकांक दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें जीवन गुणवत्ता, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जीवन स्तर को जानने का प्रयास किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है यह जो यहाँ पर ऑप्शन डी है, महमूद उल हक जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और वर्तमान में आप कह सकते हैं इसमें जो और भी ऑप्शन दिए हुए ये उनके संसर्ग में, जैसे अमर्त्य सेन भी थे, इन्होंने भी मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कार्य किया था। इनको बल्कि यह 1998 में भारत के इकोनॉमिस्ट थे और जो अमेरिका में बस गए हैं, इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, तो नॉर्वे है, और इंडिया जो है इसके अकॉर्डिंगली अभी भी 129वें स्थान पर है, जो वर्तमान का डाटा हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसका जो प्रश्न का पोर्शन था इस बार आयोग का बड़ा ही टफ रहा है। जो इसमें पैराडाइम की जो बात की जा रही है, जो चिंतन फलक की बात की जा रही है, इसकी यह जो टर्म है, यह टर्म का प्रयोग टी.एस. कुहन ने किया था। इट्स नॉन एज सेट ऑफ कंसेप्ट एज और थॉट पैटर्न इंक्लूडिंग थियरीज, रिसर्च मेथड और पोस्टुलेशंस। तो इससे संदर्भ में यह दिया गया था, जिसमें कि इन्होंने पैराडाइम की बात की थी या चिंतन फलक की बात की थी, या रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग को आमतौर पर रूप में जाना जाता है। तो भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग जो डी.एस. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, जो एक ज़माने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी थे, जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की थी। यह 1964 से लेकर के 1968 के बीच में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस किया था, और इसमें इन्होंने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की थी। इसमें इन्होंने जो माध्यमिक विद्यालयों को कमर्शलाइज्ड विद्यालय के रूप में डेवलप करने की बात कही थी, विज्ञान और गणित को बढ़ावा देने की बात करी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो, अब इसमें जो कह रहा है ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो, तो इसका जो सही जवाब है, इसी रिसर्च जो हाइपोथेसिस होती है दोस्तों, रिसर्च हाइपोथेसिस में हाइपो यानी कि संभावित और थीसिस का मतलब होता है संकल्पना। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं
कि जो भी अगर आपने रिसर्च किया होगा तो हाइपोथेसिस के महत्व को आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर हमारा पूरा रिसर्च होता है। जो हम हाइपोथेसिस करते हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे, तो यह अंतरिम यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, इससे यह प्रश्न कई बार आ भी चुका है और यह आपके सिलेबस में भी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो धीरेन्द्रपाल सिंह डीपी सिंह हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से है जो उस समय बड़ा चर्चा में था। एक सोफिया जो रोबोट नाम दिया गया था, एक रोबोट को जो सोफिया नाम दिया गया था, उसको नागरिकता जो है प्रथम बार प्रदान की गई थी सऊदी अरब के द्वारा, वहाँ मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए। 2016 की बात है, तो यह 14 फरवरी 2016 को रोबोट आया था, तो ये मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए, और सऊदी अरब ने जो है इसको अपनी नागरिकता प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल, यानी कि जो आपका वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल है, यह इसके जो अगुआ कौन थे, तो ये बड़ा ही पुराना प्रश्न है। 2011 में इसका गठन हुआ था और इसके जो चेयरमैन थे, अगुआ जो थे, वह माधव गाडगिल थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न है वह है ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था। विलय सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी की नीति थी, या आप यह कह सकते हैं अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति थी। विस्तारवाद नीति का संदर्भ यह है कि वह किसी भी तरह से अपने राज्य को, अपने जो क्षेत्र थी, अपनी और जो सत्ता थी, उसको बढ़ाने की भूख थी उनके अंतर्गत, और उन्होंने इसको अपनाया कि जिसके भी अपने हेयर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, उसको वह अपने राज्यों में सम्मिलित कर लेते थे। तो यह उनकी नीति थी और डलहौजी ने इसको प्रोड्यूस किया था। यह शुरुआत हुई थी 1848 में और 1856 तक यह रहा था। 1857 की क्रांति इसके बाद हुई थी, इसमें अवध भी शामिल था, अवध भी इनकी विस्तारवादी नीति का शिकार हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया हुआ आयोग ने, हम आपको बता दें कि यह 2-3 प्रश्न आते हैं इसके हिसाब से। इसमें दो ऑप्शन जो है आपके, यह कंट्रोवर्शियल रहा होगा अपने ज़माने में, क्योंकि झांसी और उदयपुर दोनों को जो है अंग्रेज़ों ने इस अपने व्यापक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत लिया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, जो भविष्य में आपको दिमाग में रखनी होगी, कि यह प्रश्न पूछता है कि प्रथम राज्य जिसको उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत लिया था, तो सतारा था। सतारा जो 1848 में अंग्रेज़ों ने अपने अंतर्गत लिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने अंतर्गत जो है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध सबको सम्मिलित किया था। उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत लिया था। दोस्तों तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न जो है कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसके 2 आंसर सही प्रतीत हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। यह हो सकता है उन लोगों के लिए आसान हो जो भूगोल के संदर्भ में जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ भूगोल के संदर्भ में इतनी सारी बातें आप जिस लेवल पे हैं निश्चित तौर पे जान रहे होंगे, और हम आपसे आशा करते हैं कि आपको जानना भी चाहिए। इसमें तो साधारण सी बात है कि सूर्य से दूरी की बात की जा रही है, तो सूर्य से जो दूरी की बात की है तो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है। 8 ग्रह हैं, तो इसका स्थान 7वां होगा दोस्तों, तो इसका यूरेनस सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। संपत्ति के अधिकार की बात की जा रही है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान का जब गठन हुआ था तो भारत में जो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट हैं उसमें 7 हुआ करते थे। उसमें संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 31 में शामिल था। 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट है। दोस्तों मैं बता दूं, बड़े आसान प्रश्न आते हैं, बस आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है। उस सारे पैटर्न को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित रहूँगा। बहुत सारे लोगों ने पेड ग्रुप की, या बहुत सारे मैं देख रहा हूँ लोगों ने शुरू कर दिया है, या लोगों ने जैसे लग रहा है कि एक भेड़ चाल सी हो गई है। इसमें आपको फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें। हम सारे चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और आपको इतने मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे कि आप तय मान के चलिए कि आपको एक ऐसा पैटर्न मिलेगा जिसमें कि आप मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर सकें। मैं दावा नहीं करूँगा कि 30 में 30 प्रश्न आपको बता दूंगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन सारे पैटर्न्स को फॉलो करें और अच्छा से अच्छा कर सकें। तो यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार, जो यद्यपि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार, यहाँ पर
भी थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो ये अधिकार है वो संविधान में वर्णित है, लेकिन चूंकि यह लीगल राइट है और यह जो एक संशोधन हुआ 1978 में, जो 44वां संशोधन, उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट के संदर्भ में वर्णित कर दिया गया, जिसको 300A के अंतर्गत शामिल किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से यह श्रृंखला खत्म होती है। एक बार पुनः गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। अगर कोई भी मटेरियल्स आपको इस रिलेटेड है तो वो आपको गूगल ड्राइव पर उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप कमेंट करिए, जो भी जैसी आवश्यकता होगी, जो हमसे बन पड़ेगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।